बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है। दुआ है कि अल्लाह ताला सभी लोगों के लिए बेहतरी करे और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम कुछ लोगों के लिए भी बेहतर कर सकें। आज के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं, मौसम कैसा रहेगा? जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला जो है वो हफ्ते की शाम लाहौर में दाखिल होने का इम्कान है और महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की शाम के वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होने की पेशन गोई जो है वो की गई है। और अगर आज लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 46% तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से आज गर्मी की शिद्दत और हब्स जो है वो बरकरार रहेगा, जबकि हवाएं जो हैं आज 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तो लाहौर शहर का मौसम कदरे गर्म रहेगा, लेकिन हफ्ते की शाम को ना सिर्फ मानसून हवाएं लाहौर शहर में दाखिल होंगी बल्कि हफ्ते की शाम को लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होने की भी पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानब से की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। आज की लीड स्टोरी है हमारे पास जी। पहली खबर है अद्वियात बेअसर, शहरी इंतहाई एहतियात करें, डॉक्टर्स का पैगाम। टाइफाइड का हमला सर उठाने लगा है। सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी खत्म करने का मंसूबा फिर शुरू, खुफिया इजलास में नया एक्ट बनाने का इंकशाफ। नैब ने एरिना प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड मांग लिया, 1 अरब 5 करोड़ का मंसूबा 2 अरब तक कैसे पहुंचा। और सरकारी मुलाजिमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, तनख्वाहें और वारात यकसा करने का मुतालबा। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में इन्हें डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। इरफान साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है, कुछ अच्छी खबर नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं और महकमा सेहत उन मसाइल को किस तरह से टैकल कर रहा है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। टाइफाइड का हमला जो है वो और अद्वियात बेअसर हो गई हैं, शहरी इंतहाई एहतियात करे। क्या कहेंगे आप? अभी तो पैगाम दिया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से ना। डॉक्टर तो हमेशा ही पैगाम देते हैं, लेकिन इस पे गवर्नमेंट के जो करने वाले काम हैं वो ये होते हैं कि आप हिफाजती इकदाम करें। और इन हिफाजती इकदाम में अगर देखें, टाइफाइड बढ़ने की जो वजह इस खबर के मुताबिक गैर मियारी खुराक, गंदा पानी और आबो हवा जो है वो साफ़ ना होना है, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से टाइफाइड बढ़ रहा है। अभी एक सूरत हाल ये भी है कि हम अभी कोरोना से बाहर निकले नहीं थे कि कोरोना का सेकंड फेज़ जो है वो भी आना शुरू हो गया। उसके बाद आप देखें कि सूरत हाल ये हो गई कि जिसको भी बुखार हो रहा है वो हॉस्पिटल जाने से भी डर रहा था। जब कोरोना की सूरत हाल थी तो उस वक्त एक अजीब खौफ की जो कैफियत थी वो पूरी दुनिया में थी, पाकिस्तान में भी थी, लाहौर में भी थी। लोग डरते थे हॉस्पिटल जाने हुए। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती थी तो फिर जो हॉस्पिटल का रुख करते थे। डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा गया था कि आप अगर आपको कोई ऐसी जो अलामात आ रही हैं तो उसके बाद आप अपने आप को घर के अंदर जो है वो सेव करें, क्वारंटाइन करें वहाँ पे। बुखार जो है, बुखार उसमें भी शामिल होता है। अब उसके बाद दोबारा बुखार जो है लोगों को फील होना शुरू हुआ, क्योंकि दोबारा हम सुनते हैं कि दोबारा से उसका फेज़ जो है वो आ रहा है कोरोना का। अब उस बुखार से बचने के लिए अगर हॉस्पिटल ना जाएंगे, अपने आप को रखेंगे, तो टाइफाइड का जो अटैक है ये इसको आपको ऑलमोस्ट सेम है, तो वो आप वैसे लोग घबरा जाते हैं कि हम कोरोना की वजह से गए तो वहाँ पे हमें रख लिया जाएगा या पूरे घर को हम डिस्टर्ब करेंगे। तो इन सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत सिर्फ इतना काम कर ले कि आप जो नाकिस खुराक मिल रही है
गंदा पानी मिल रहा है, इसको कंट्रोल कर ले। सबसे बड़ी वजह तो इरफान साहब यहाँ पर पानी है। अब हर कोई जो है वो पैसों से खरीद के पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हमारे घर जो नलकों में पानी आ रहा है वो इस काबिल नहीं है कि कोई पिए, वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। जिसके अंदर पानी के अंदर स्मेल आएगी वो उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग वजू के लिए पानी इस्तेमाल नहीं करते। आप देखें कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है, और इसके ऊपर इस हुकूमत की तरफ से बड़े बुलंदोबाज़ दावे भी किए गए थे कि साफ़ पानी के लिए जो है वो हम घर घर तक साफ़ पानी पहुँचाएंगे। हमने इसके लिए अथॉरिटीज़ भी बनाई, हमने इसके लिए पता नहीं क्या कुछ जो वादे किए, नारे मारे, लेकिन वो तमाम चीज़ें हमें सिर्फ ख्वाब की सूरत अभी तक दिखाई देती हैं। देखिए, जिस आप पाक अथॉरिटी के जो जिसके रूहे रवां थे गवर्नर, हमारे गवर्नर पंजाब, उनकी तरफ से इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी ये कहना पड़ा कि उनका ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। काम ना होने की वजह से वो अथॉरिटी जो है वो पेंडिंग हो रही है, लोगों तक साफ पानी अभी तक। आप देखें, इस गवर्नमेंट को 2.5 साल हो चुके हैं। इस 2.5 साल के दौरान अगर आप अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके लिए आप नारे मारते थे, जिसके लिए आपने बड़े बुलंदोबाज़ दावे किए, अगर वही प्रोजेक्ट जो है जो शुरू से आप जिसको कैरी करके लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो नए प्रोजेक्ट तो हम उनकी बात तो सोचना भी छोड़ देना। अब पानी का इशू क्या है कि हमारे जो सीवरेज के पाइप हैं, ये मुशर्रफ दौर के अंदर, जब यहाँ पे मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उस दौर के अंदर जो वासा के पाइप थे वो डाले गए। उसी दौर के अंदर जो गलियाँ पक्की हुई, सारा कुछ उस दौर के अंदर हुआ। तो लेकिन उस दौर के बाद से अब तक जो है वासा के पाइप चेंज नहीं किए गए। वासा के पाइप जो वो थे वो सीमेंटेड पाइप थे। सीमेंटेड पाइप अगर सीवरेज के पानी के साथ वाले पाइप के साथ ही उसके अंदर शामिल होंगे तो वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और वो ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हो गया है। इस तरह की बीमारियां तो आम हो चुकी हैं। आप देखें, कभी आपको पोलियो के अटैक जहाँ पे मिल रहा है। साहब, मैं उसी तरफ आने लगी थी। साफ पानी की आपने निशानदही कर दी। यहाँ पर आप बाखूबी इस चीज़ से आगाह हैं कि फूड अथॉरिटी कितनी कार्रवाइयाँ करती है, कितना गैर मेयारी खाना जो है वो तल्फ किया जाता है, गैर मेयारी दूध तल्फ किया जाता है। हम अपने नाजरीन को बारहा दिखाते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर फूड चेन ऐसी हैं, प्रोडक्शन यूनिट ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं बार बार ये चीज़ें कि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका प्रोडक्शन यूनिट किस तरह गंदगी से हटा हुआ होता है। हम ये चीज़ें समझने को तैयार ही नहीं हैं कि अगर हम बाहर से हर रोज़ खाना खा रहे हैं तो हम खुद अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो फिर इस तरह के मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे। देखिए, बाहर खाने वाली जो हमारी क्लास है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मेजोरिटी हमारी जो है वो घरों से खाना खाती है, लेकिन घरों के अंदर भी आप अगर जो है वो नाकिस घी आपको मिल रहा है, नाकिस दूध आपको मिल रहा है। कितनी दफा हम लोग ये चीज मेंशन कर चुके हैं कि सब्जियों को जो पानी लगाया जा रहा है वो सीवरेज का लगाया जा रहा है। घी जो आपको वो नाकिस मिल रहा है, आपको जो मसाला जात मिल रहे हैं उनके अंदर आपने पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बुरादा और चीज़ें जो है, कलर, जो वो चीज़ें आप डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये कहें कि सिर्फ बाहर का जो, बाहर ठीक है वहाँ पे भी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन घर के अंदर तो देखें इन चीज़ों का जो है वो ख्याल हर घर रखता है कि उसके घर की चीज़ें जो साफ़ सुथरी हों, साफ़ सुथरा खाना पके। लेकिन असल इशू ये है कि आपको म्यारी चीज़ें मिल नहीं रही। घर की दहलीज पर भी आपको जो चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं वो चीज़ों के अंदर भी ऐसी मिलावट है, ऐसे अज्जा हैं जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं। यही वजह है कि हमारी जो बीमारियां हैं, आप एक बीमारी से लड़के हटते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी से हटते हैं, तीसरी आ जाती है, और ऊपर से जो कहर ढाया जा रहा है वो ये है कि आपको जो अद्वियात हैं उसकी भी आपने 2-3 दिन से जो इसकी बाज़गश सुन रहे हैं कि अद्वियात की कीमत भी बढ़ गई है। इस गवर्नमेंट ने जब आपको साफ़ पानी नहीं देना, साफ़ जो म्यारी खाना आपको नहीं देना, इलाज आपको और अगर कोई बीमार हो जाए अस्पतालों में चले जाएं, अद्वियात की किल्लत है, और अब अद्वियात असर नहीं कर रही। अद्वियात असर क्यों करेंगी जब अद्वियात जो है वो आपके अंदर इतने जरासीम जो है इन खाने पीने की अशिया की वजह से चले जाएंगे, तो उसके बाद ये अद्वियात कैसे वर्किंग करेंगी। और ऊपर से आप देखें कि कई अरसा हो गया है हमने ये चीज़ भी नहीं सुनी कि जाली अद्वियात के ऊपर कोई किसी इदारे की जानिब से कार्रवाई की गई। मुझे याद है कि साबका दौरे हुकूमत के अंदर FIA बड़ी मुतहर्रिक होती थी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी वो बड़ी मुतहर्रिक होती थी। ड्रैप और FIA मिलकर लाहौर जैसे इलाके के अंदर ऐसे बहुत से इलाके थे जहाँ पे फैक्ट्रीज थी, जहाँ पे जाली मेडिसिन बनाई जाती थी। इमरान नज़ीर साहब खुद पहुंचते थे फैक्ट्रियों में, कार्रवाइयां वो लोग पहुंचते थे। लेकिन अब क्या वो फैक्ट्रियां बंद होंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता।
वहाँ पे ये सारी जाली मेडिसिन जो है, स्पूरियस मेडिसिन जो है ये बन रही हैं, आज भी वो धंधा चल रहा है। लेकिन असल इशू ये है कि वहाँ पे अब वो उनकी तरफ फोकस किसी का नहीं है, अब फोकस जो है वो शायद किसी और कामों की तरफ है, लोगों की पकड़ दकड़। चलिए, अगर आपका इस तरफ फोकस नहीं है तो कम से कम अस्पताल जो कि आपके शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वहां पर भी कोई तैयारी नहीं होती। आपका डेंगू का हमला हुआ, आपके पास इंतजाम नहीं है, आपका टाइफाइड का हमला बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पास टाइफाइड के मरीज आना शुरू हुए, आपकी अद्वियात बेअसर हो गई और कल तक आप खबर देखेंगे कि टाइफाइड के मरीजों के लिए अद्वियात भी मैसर नहीं है। तो हमारे पास प्लानिंग किस चीज की है, मुझे ये बता दें सर। ना देखिए, इस गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग है, ये देखें, ये कहा गया था जब ये कंटेनर पे थी गवर्नमेंट, तब कहा गया था कि हम सेहत के लिए काम करेंगे, हम निज़ाम तालीम के लिए काम करेंगे, हम कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। ये तीनों कामों की अगर आप मिसाल देख लें, इनके जो एक्ट देख लें, ये 2-2.5 साल के अंदर जो इन्होंने इकदाम किए, उनकी अगर आप डिटेल्स निकाल के देखें तो आपको पता लगेगा कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर जिसके लिए बुलंदोबाग दावे थे, उन चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं किया जा सका। आपने कहा कानून की बालादस्ती होगी, पुलिस के अंदर जो है वो हम सियासी मुदाखलत ख़त्म करेंगे, लेकिन उस सियासी मुदाखलत जो है वो आपको आए रोज़ किसी ना किसी जगह के ऊपर नज़र आती है। कभी कोई अफसर चेंज किया जाता है, कभी किसी को लगाया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। उसके बाद आपने कहा निज़ाम तालीम को हम बेहतर करें। निज़ाम तालीम क्या बेहतर हुआ? आज क्या हमारे स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चों को, तमाम बच्चे जिनके बारे में कहा जाता था कि जो बड़े स्कूल हैं, 6 महीने बाद स्कूल खुले हैं, तो अब वहां पर क्या हालात हैं वो भी हम अपने नाजरीन को टाइम टू टाइम बताते थे। इरफान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड हैं डॉक्टर सोमिया इक्तदार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। टाइफाइड का हमला हम देख रहे हैं, बहुत सारे टाइफाइड के मरीज सामने आ रहे हैं, अद्वियात बेअसर हैं, और अद्वियात जो हैं वो बेअसर क्यों हैं, ये एक सवालिया निशान है। फिर ये जो मरीज टाइफाइड के बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी एहतियात क्या कहना चाहेंगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ अलामात भी बताइएगा इसकी, क्योंकि डेंगू में भी बुखार है, अगर कोरोना का मरीज है उसको भी बुखार की अलामात हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं, क्या कहेंगी? थैंक यू अना। इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और जो दुनिया भर में जो है कंसर्न बना हुआ है उसको टेकअप करने के लिए। टाइफाइड बीमारी आपको पता है कि 4,500 साल से पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अब जो इसकी फॉर्म है वो एक रेजिस्टेंट टाइफाइड के सामने हमारे तौर पे आ रही है। रेजिस्टेंट टाइफाइड ये होता है कि जो प्रोटीन की अद्विया टाइफाइड बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं वो इसके खिलाफ काम करना छोड़ जाती हैं और मरीज में बेहतरी नहीं आती। तो हमें सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स के ऊपर जाना पड़ता है। और इसकी वजह अगर आपने मुझसे पूछी तो वो ये है कि ये जो बेटा ओवर द काउंटर हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं बगैर कल्चर और सेंसिटिविटी के, कि जिसको नज़ला जुकाम बुखार की कैफियत हुई वो खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेके खाना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी मियाद भी पूरी नहीं होती, उनकी स्ट्रेंथ भी कई दफ़ा पूरी नहीं होती, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जो टाइफाइड के बैक्टीरिया है उसमें रेजिस्टेंस देखा गया, कुछ सालों से ये रिपोर्ट हो रहा था कि उसको हम XDR टाइफाइड कहते हैं कि एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। टाइफाइड की जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है जो अनहाइजीनिक कंडीशन या पुअर सैनिटाइजेशन के जरिए फैलती है। यानी कि अगर आपने जो खाना खाया है वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, अनहाइजीनिक है, आपके हाथ गंदे हैं, या जो पानी है उसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये आपके जिस्म में शामिल होकर आंतों की इन्फेक्शन करता है। मरीजों को आमतौर पर तेज डिग्री का, हाई डिग्री का फीवर होता है जिसमें मरीज को सख्त जिस्म में दर्द हो सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल सिम्पटम्स होते हैं जिसमें पेट में दर्द और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम कम है, मुझे सिर्फ बता दें कि अब इसकी एहतियात क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है इससे? जी एहतियात, क्योंकि ये ओरो फीकर यानी कि खाने पीने की चीजों से फैलता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हाथ धोना है, जिससे मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ। बाथरूम यूज करने के बाद और स्पेशली खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह 20 से 40 सेकंड तक पानी और साबुन से धोएं। इसके अलावा बाजार से जो आप चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बहुत एहतियात रखें। कुछ लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में बर्फ डालते हैं, बाजार की बर्फ का पानी जो है वो आप नहीं होता कैसा है, उससे फैल सकता है। जो कि अनकुक्ड फूड होता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो इस मौसम में स्पेशली बरसात के जबकि इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस होता है और टाइफाइड का हमला भी है, तो बाजार की अनहाइजीनिक फूड को खाने पीने से गुरेज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोमिया इक्तदार हमारे साथ ही, और ये वो सब एहतियाती तदाबीर हैं जिस पे आपने अमल करना है, और इन सब में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ टाइफाइड, कोरोना, डेंगू बल्कि बहुत सारी दीगर बीमारियों से भी आप बच सकेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के हवाले से, जिसके लिए मैदान सज चुका है। 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, शहजाद खान अब्दाली की तरफ रुख करेंगे। शहजाद बताइएगा, 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, कब तक जारी रहेगा और क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के का मैदान आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर सज चुका है। इलेक्शन के पहले मरहले में आज कारपोरेट क्लास का इलेक्शन हो रहा है और कारपोरेट क्लास के लिए प्या फाउंडर अलायंस की जानब से पूरा पैनल यानी 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल सिर्फ 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की हिमायत जो है वो हासिल है। मजमूई तौर पर आज वोटर्स की अगर हम बात करें तो 3179 वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और 6 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो 8 बजे तक एक्सपेक्टेड है। इसमें मजमूई तौर पर प्या फाउंडर अलायंस के 7 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आज का इलेक्शन ख़ास तौर पर यकतरफा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त प्या फाउंडर अलायंस के कारपोरेट क्लास के उम्मीदवार मर्दान अली जैदी और नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। इलेक्शन कैंपेन हमने देखी, काफ़ी स्ट्रेस के अंदर इंडस्ट्री रही कोरोना की वजह से। फरमाइएगा, जो मुख्तलिफ सनती जोन्स हैं उनसे क्या मैसेजेस मिले कारपोरेट क्लास की इलेक्शन के हवाले से और क्या वादे वईदे किए गए? देखिए जी, बिस्मिल्लाह खान, मैं समझता हूँ कि 17 साल का सफ़र जो तय हुआ है वो खिदमत का मज़हर है कि प्या फाउंडर अलायंस की क़यादत ने अनथक मेहनत की है और ख़ास तौर पर कोविड के ज़माने में इंडस्ट्री जिस तरह SOPs तैयार करवाया लाहौर चैम्बर ने और जिस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया और उनके लिए काम किया, उनको खुलवाया, तो मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करते हैं क़यादत को। जो फैसिलिटीज़ इस साल चैम्बर में दी गई हैं, वी-बॉक और पासपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि उसका मज़हर है कि आज वोटर टर्नओवर कोविड के बावजूद बहुत अच्छा है और लोग बहुत जोश व खरोश से आके हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। बिल्कुल, मर्दान अली जैदी की गुफ्तगू आपने सुनी। सर, इन्होंने तो 1 साल के कारनामे गिनवाए कि बहुत काम किया गया, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें स्ट्रेस में रही। आप भी इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे कि जो ज़राअत का शोबा है, जो हमारी कपास है, जो हमारी फसलें हैं, पर एकड़ यील्ड जो है वो नीचे चली जा रही है, हमारे मुकाबले में इंडिया और दीगर मुल्क आगे जा रहे हैं। तो आपका इस शोबे से तल्लुक़, आप फरमाइएगा आप क्या मंशूर लेके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट जी बिल्कुल, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं लाहौर चैम्बर के अंदर, तो उनके इस्तकबाल के लिए नदीम कुरैशी साहब चले गए। इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में गहमा गहमी जो है वो जारी है। वोटर्स की आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर पहुँच गए हैं। इरफान साहब, बहुत वेलकम कहते हैं आपको उस रिपोर्टों की तरफ से। फरमाइएगा, आज कारपोरेट क्लास के इलेक्शन का पहला मरहला है, किस तरह से देख रहे हैं इस मरहले को? क्लीन स्वीप, 100% क्लीन स्वीप इंशाल्लाह, कोई इसमें दूसरा कोई शक ही नहीं है। आज भी क्लीन स्वीप होगी, कल भी इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगी। आपने सर जिस बंदे से भी बात की, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला, आपने काफ़ी काम किया 1 साल के अंदर। ये फरमाइएगा, जो आगे सेटअप आ रहा है, आगे नई टीम आ रही है, उनको क्या सजेस्ट करके जाएंगे? वो मेरे ख्याल में जितने विजनरी टीम ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हमारे से ज़्यादा काम करेंगे और ये जो हमने काम किया है इसको मेंटेन भी करेंगे और इसके अलावा बाकी और भी अपना लेके आएंगे विजन। मुझे उम्मीद है जो हमारी टीम आ रही है, क्योंकि अब कोई बंदा भी है जो भी आएगा उसे काम करना पड़ेगा। काम किए बगैर आपकी आवाम, जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको आप रजामंद नहीं कर सकते। तो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल करेंगे तो बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ बढ़ जाएगा। मलिक रियाज साहब, आपका तलक फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से 400 से ज़ायद सनतें मौजूद हैं जहाँ से आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। फरमाइएगा, क्या मामला से लेके आए हैं फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 साल से प्या फाउंडर अलायंस जीत रही है चैम्बर में और हमारा तो फरवो से मेरा ताल्लुक़ है, फिरोजपुर रोड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। हमारा शुरू से इनके साथ अटैचमेंट रही है 3-4 साल से। तो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। अगर 17 साल से हम जीत रहे हैं तो कोई तो वजह है कि लोग हमें वोट डालते हैं। कोई तो वजह है। ये कारपोरेट क्लास के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से कहा जा रहा है कि 17 साल। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, थैंक यू सो मच। आप हमें इस वक्त क्या सूरत हाल है बता रहे थे और अब हम अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, नैब ने इरीना प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड मांग लिया है। 1 अरब 5 करोड़ का मंसूबा 2 अरब तक कैसे पहुंचा।
अब ये तो हम देख चुके हैं कि बहुत सारे मंसूबों के साथ इरफान साहब ऐसे ही हुआ है, जब आप मंसूबों को शुरू करके उन पे पेपर वर्क करके भूल जाते हैं तो फिर उनकी लागत यहाँ तक पहुँच जाती है ना, बिल्कुल भूल जाती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो ये जो जौहर टाउन के अंदर एक एरिना बनाया जा रहा था, ये इस वजह से बनाया जा रहा था कि जो उस साइड का जो पूरा एरिया है, पूरी आबादी है, उसके लिए ये फैसिलिटी इसको दी जाए कि लोग शॉपिंग करने के लिए अगर उनको आना पड़ता है या पार्क्स के लिए आना पड़ता है तो उनको एक पूरे शहर का चक्कर लगा के जो है यहाँ पे आना पड़ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया था। और इसके ऊपर जब हम अक्सर खबरें भी ये देते थे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना डिले हो गया, ये हो गया, काम उसके ऊपर लटक गया, अभी जो एरिया है वो पूरा अक्वायर नहीं किया गया, इस तरह की चीज़ें जो वो चल रही थी और उसी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। और आपने बात बिल्कुल ठीक की कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको डिले होगा तो उसकी डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। अब इसमें अब देखिए जो नैब ने रिकॉर्ड जो मांगा है, नैब ने रिकॉर्ड क्यों मांगा है? क्योंकि उनके पास साबिक जो इंजीनियर थे, उनकी साबिक जो चीफ इंजीनियर थे LDA के, वो हिरासत में थे और उनसे पहले ही ऑलरेडी तहकीकात की जा रही थी। और अब ये एक जो है ये केस भी खोल लिया गया और इसी पे एंटी करप्शन जो है वो भी ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। इस केस के अंदर अब ये पूछा जाएगा कि ये जो 1 अरब 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, ये 2 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा? तो इसमें मेरा ख्याल है कि चीफ इंजीनियर की बजाय अगर आप बाकी जो लोग हैं उनसे रिकॉर्ड इकट्ठा करें और ये पूछे कि इसके अंदर डिले किन किन वजूहात की बिना पे आया, तो शायद आपको सही जवाब मिल सकेगा। क्योंकि आप देखें कि एक चीफ इंजीनियर जो है उसने तो इंजीनियरिंग वर्क्स जो है उसको कंप्लीट करना है, जब बाकी तरफ से अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे पाक आब अथॉरिटी की, उसमें देखे 2.5 साल से उस अथॉरिटी के ऊपर वर्किंग नहीं हो पाई। उसकी वजूहात क्या थी? उसके अंदर वजूहात थी कभी कोई पेपर जो है शॉर्टेज है, कभी कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कम है, कभी किसी जगह पे साइन होने हैं, कभी किसी जगह से ऑडिट बन के आना है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को कंप्लीट करने में ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हीले बहाने भी खुद ही बनाए जाते हैं ना, वो बातें ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। वो बातें देखे, अगर आप ये चीजें अगर नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जैसे आपने जो आह चीमे के साथ हालत देखी कि उनको इतने साल की इस वजह से रखा गया। वो उसकी वजह यही थी कि आह चीमा को अगर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कहा जाता था कि ये एक प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट करना है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, तो उनकी तरफ से ये तमाम हीले बहाने जो होते थे इनको पसे पुश डाल के ऊपर वर्किंग की जाती थी। और वर्किंग का नतीजा उनको ये मिला कि उनको जो है वो कितने साल से ऊपर जो है अरसा जो है उनको जेल के अंदर रहना पड़ा, नैब में उनको भुगतना पड़ा। अभी भी वो जेल में ही है क्योंकि एक आध केस से उनकी जमानत हुई है, बाकी केसेस तो अभी चल रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आप इनको बाईपास करेंगे तो डेफिनेटली बाद में आप कानून अगर हरकत में आएगा, कानून अगर हरकत में आना चाहेगा या उसको लाया जाएगा तो उसके बाद ये चीजें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप इन सब चीजों को बाईपास करके, जैसे अगर आप कहते हैं कि कोई वर्किंग हो, लोगों को कुछ नजर आए कि काम हुआ है, अगर वो काम करना है तो आपको ये चीजें जो है इसको पसे पुष्ट रख के पहले वर्किंग करनी होगी, बाद में आप पेपर वर्क उसको कंप्लीट करते रहें। लेकिन हमारे कानून के मुताबिक अगर कानून में देखा जाए तो अगर किसी फंड जो है आपको अगर एक गिलास के लिए मिला है, उस गिलास की जगह आपने एक कप खरीद लिया है, तो ये भी कानूनन जुर्म है कि जिस हेड के अंदर आपको पैसे आए उस हेड के इस्तेमाल करने का आपने और हेड के अंदर पैसों का इस्तेमाल क्यों किया। ये चीजें देखिए ये एक टेक्निकल चीजें हैं, इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि नैब के कानून के अंदर तरमीम की जाए, बाकी चीजें जो हैं इनको बेहतर किया जाए। इनकी बेहतरी होगी तो आप वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। अब अगर इस तरह वर्किंग होती रही, नैब जो ऐसे केसेस के अंदर अब 1 अरब 5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसकी अगर लागत जो है वो, क्योंकि टाइम डिले हुआ उसके बाद उसकी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो आप अगर वो उसको किया जाए, अगर नैब ये पूछे कि चीफ इंजीनियर से कि उसने क्यों उसकी वजह से ये बढ़ी, तो मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती होगी। नैब को पूरे जो एविडेंस देखने होंगे और वो डेफिनेटली देखेगी। नैब सिर्फ ये नहीं होगा कि इस चीफ इंजीनियर के लिए शायद कोई मुश्किलात पैदा करे, ऑब्वियसली अब बहुत सारे बहुत सी उन्होंने बाकी चीजें भी सामने इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल और उन सब लोगों को कड़ी सजाएं मिलनी भी चाहिए मेरे ख्याल में, कि जिन लोगों की वजह से देखिए ये हमारे ही पैसे हैं ना, हमारे हम लोगों के बजट के जो टैक्स के पैसे हैं। जब हमारे पैसों का अगर 1 अरब 5 जो करोड़ की कोई चीज बननी है, अगर उसी चीज की कॉस्ट जो है अगर आप 90 या 95 करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा, कहाँ पहुंच जाएगी? तो फिर कम से कम जो इसके जिम्मेदार हैं उनसे तो पूछना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इरफान साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अभी एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। अगली
खबर की तरफ जाएंगे। सरकारी यूनिवर्सिटियों की खुदमुख्तारी खत्म करने का मंसूबा फिर शुरू। खुफिया इजलास में नया एक्ट बनाने का इंकशाफ हुआ है। अब ये नया एक्ट क्या है ये जान लेते हैं। अभी हमें अकमल सुमरू साहब ने ज्वाइन किया है। जी अकमल सुमरू साहब, बताइएगा ये खुफिया इजलास जो हुआ है इसमें नया एक्ट बनाने का इंकशाफ हुआ है। ये नया एक्ट जो है ये क्यों बनाया जा रहा है, क्या मकसद है इसका? जी, इससे पहले है ना मैं ये बता दूं कि इसी बरस जून के महीने में ऐसा ही एक यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट तैयार किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि 1973 से लेकर 2019 तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एक्ट हैं उनको यूनिफॉर्म किया जाए। पहला उसका हदफ ये था। दूसरा ये था कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के इख्तियारात तलब कर दिए जाएं। जब इस पर हमने खबर ब्रेक की थी तो असातिज़ा ने एहतजाज किया। उसके बाद हुकूमत ने इस एक्ट को पंजाब असम्बली में पेश ना करने का जो है वो फैसला किया। लेकिन अब तो कल जो है दोबारा से खुफिया इजलास हुआ है महकमा कानून में। उस इजलास में महकमा हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स ने भी शिरकत की है और अब जो एक्ट का नया मुसद्दा तैयार किया जा रहा है, पहले मुसद्दे में तो ये था कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड जजेस को जो है वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का चेयरमैन तैनात किया जाएगा। अब उसके अंदर ये तरमीम की जा रही है कि जो महकमा हायर एजुकेशन के वजीर होंगे उनको यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का चेयरमैन तैनात किया जाए, ताकि यूनिवर्सिटीज के तमाम तर इख्तियारात का मरकज जो है वो जो सूबाई वजीर हैं वो। तो इससे यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी बराह रास्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आजादाना तौर पर जो यूनिवर्सिटी फैसले करती है, सिंडिकेट वाइस चांसलर चलाते हैं और उस सिंडिकेट के अंदर तमाम शोबे, खासतौर पर महकमा हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी जो सिंडिकेट का मेंबर होता है, अब वो सेक्रेटरी जो है वाइस चांसलर का बॉस बन जाएगा। इसी तरह महकमा कानून का सेक्रेटरी जो है वो सिंडिकेट का मेंबर होता है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो हैं वो भी सिंडिकेट के मेंबर होते हैं। यानी कि सिंडिकेट पहले से ही इतनी कम्पोस्ट बॉडी है, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी तलब करने का फैसला किया है कि नहीं, हमें सियासी मुदाखलत करनी है और यूनिवर्सिटियों को बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी के मातहत करना है। इसलिए सिंडिकेट का चेयरमैन वाइस चांसलर नहीं होना चाहिए, ये वाइस चांसलर के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए, बल्कि सूबाई वजीर के पास इख्तियारात होने चाहिए, और ताकि तमाम तर फैसले वो सियासी बुनियादों पर किए जा सके। अब अहम तरीन बात यह है कि पंजाब हुकूमत यूनिवर्सिटियों को बराह रास्त फंडिंग जो है पहले तो वो करती भी नहीं है। अगर वो फंडिंग करे भी सही तो वो इंतहाई माइनर फंडिंग होती है। यूनिवर्सिटीज अपने बजट का 80% तक जो रेवेन्यू है वो खुद जनरेट करती है अपने इंटरनल सेटअप से, अपनी कमर्शलाइजेशन से। उन्हें 20% तक जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से ग्रांट मिलती है। यानी यूनिवर्सिटियों को आप पैसे देते नहीं, यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए उनको सपोर्ट करते नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटियों के ऊपर मुकम्मल सियासी कंट्रोल हासिल करना है। बिल्कुल, यानी ये यूनिवर्सिटियां रह गई थी जहां पर सियासी असर रसूख हमें नजर नहीं आ रहा था और अब वहां पर भी आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जितने भी शोबाजात हैं या इदारे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के बराह रास्त मातहत हैं। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटियां वाहिद इदारे हैं जिस पर ब्यूरोक्रेसी का बस नहीं चलता, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल नहीं है, और हुकूमत का सिर्फ इस हद तक कंट्रोल है कि यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर की तकर्री हुकूमत की मर्जी से होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर खजांची की तकर्री जो है वो चांसलर की मर्जी से होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी कैसे चलानी है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च फंडिंग कहाँ चलानी है, रिसर्च प्रोजेक्ट कौन से करने, ये सारा क्या यूनिवर्सिटी के पास होता है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास होता है। अब इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस बात की ख्वाहिश रखती है कि यूनिवर्सिटियों की इस खुद मुख्तारी को खत्म करके बराह रास्त इनको अपने मातहत कर लिया जाए। इसलिए इस मुसद्दे पर दोबारा जो है काम किया गया है। लेकिन अना मैं आपको एक और बात बताऊं, जून के महीने में चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी यानी गवर्नर पंजाब, मिनिस्टर हायर एजुकेशन राजा यासिर मयून और यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा की जो तंजीम है फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो है, उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर तहरीरी तौर पर मुआहदा किया था। हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाएंगे, और अगर हमारा इन फ्यूचर कोई प्लान हुआ भी सही तो सबसे पहले हम असातिज़ा से मुशावरत करेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है कि वहां पर इजलास होता है और 4 लोग वहां पर बैठ के एक्ट के मुसद्दे को दोबारा से फाइनल करके, और खुफिया तौर पर इनका प्लान है
कि प्रोविंशियल कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ली जाए और फिर उसके बाद बिल की सूरत में पंजाब असेंबली से इसकी अप्रूवल हासिल की जाए, जिस पर असाद ने पहले भी एहतजाज किया था, अब वो दोबारा एहतजाज करें। सही नहीं अकमल, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने क्या किसी हुकूमती अहदेदार से या ऐसे किसी शख्स से पूछा है कि अगर ये ब्यूरोक्रेसी के अंडर आता है, अगर हुकूमत इसके अंदर इंटरफेरेंस करती है, तो क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान है कि हम यूनिवर्सिटीज़ के इंतजामात को बेहतर करें, हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतरी लेके आएँ या कुछ इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ बेहतरी ले आए? कोई ऐसा प्लान गवर्नमेंट के पास, डेफिनेटली हुकूमत के पास ऐसा भी तो कोई प्लान होगा। अगर वो इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी खुद मुख्तारी ख़त्म करके वो एक सेंटर कमांड आ जाएगी उसके ऊपर, तो उस सेंटर कमांड के पास कोई आगे प्लान भी तो होगा कि उसने आगे इस पे वर्किंग कैसे करनी है। बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है। जो मुसफ्फा पहले हमने हासिल किया था, उसी मुसफ्फे में बुनियादी सिर्फ 2 चीजें चेंज की जा रही हैं कि वाइस चांसलर सिंडिकेट का चेयरमैन नहीं होगा, चेयरमैन मिनिस्टर हायर एजुकेशन होगा, और इसी तरह जो यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिट का जो सिस्टम है वो बराह रास्त जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास चला जाएगा। इससे पहले हायर एजुकेशन कमीशन के पास है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के पास है। तो प्लान ऐसा कोई भी नहीं है। मैं आपको एक और बताता हूँ बात, 2011 से लेकर 2019 तक की जो यूनिवर्सिटीज बनी है, उन यूनिवर्सिटीज के एक्ट जो है वो 1973, 1974, 75 और 76 के एक्ट से यकसर मुख्तलिफ हैं। 11 से लेकर 19 तक जितने भी एक्ट पास हुए हैं, उन यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेट का चेयरमैन मिनिस्टर हायर एजुकेशन है। उन यूनिवर्सिटियों के अंदर बराह रास्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। उसका नतीजा ये होता है कि वाइस चांसलर को मिनिस्टर का पीए फोन करता है और कहता है जनाब आप बैठे हैं भावलपुर, वहां से उठे जरा आए ना लाहौर, हमने आपके साथ मीटिंग करनी है। तो आपकी इंटरफेरेंस बढ़ गई है और वहां पे प्रोग्रेस जो है वो ना होने के बराबर है। जो यूनिवर्सिटीज खुद मुख्तार हैं, 73, 74, 75 और 76 के एक्ट के तहत चल रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिटी बहुत बेहतर है। सही। अकमल सुमरू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यानी फिर एक दफा विदाउट प्लानिंग, जैसा कि सुमरू साहब ने बताया, चीजें की जा रही हैं और विदाउट प्लानिंग जो चीजें होती हैं, अगर अकमल की ये बात इसके अंदर डेफिनेटली हकीकत ही होगी कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं। अगर इनके पास प्लान नहीं है तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी कि आप अगर तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको अगर इनकी खुद मुख्तारी ख़त्म करेंगे तो जो रिसर्च वर्क करते थे, जो अपनी प्रोडक्शन करते थे, वो तो ख़त्म हो जाएगी। उससे किसका नुकसान होगा? उससे नुकसान होगा बराह रास्त उन स्टूडेंट्स का, बराह रास्त वो लोग जो वहाँ से उसके साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद और जो लोग उसके साथ एफिलेटेड हैं, उन लोगों को डायरेक्ट नुकसान होगा। अगर इसी तरह से सियासी मुदाखलत रही कि आप अगर सिर्फ ये इसके लिए कि आप उसके चेयरमैन बन जाएं तो उसके लिए आप मिनिस्टर को बीच में ले आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी को बीच में लेके आ रहे हैं। यानी अब ये समझ लें कि यूनिवर्सिटियों का भी बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि विदाउट मैंने आपसे कहा था कि तालीम के ऊपर तो बड़ी फोकस किया जा रहा है और यही मेरे ख्याल में फोकस है कि कोई प्लान है नहीं और इतना बड़ा जो है उसके ऊपर स्टेप लेने जा रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, तलबा के एहतजाज के बारे से तो आपको अपडेट कर दिया। तालीमी इदारों से ही खबर शामिल कर लेते हैं जहां पर कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और अगर बात की जाए पंजाब की तो 100 तादाद अब तलबा की हो गई है और शहर लाहौर की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 31 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। क्या कहेंगे इरफान साहब? एहतियाती तदाबीर तो जो हमने दिखाया कल भी, जो स्कूल्स खुले उससे पहले भी, जब 1-1.5 हफ्ता पहले स्कूल खुले, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं ना, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम आपको अच्छे स्कूलों के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन आप देखें कि लाहौर के अंदर अगर 5-6 हज़ार के करीब जो है वो स्कूल आपको अच्छे नज़र आएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा स्कूल आपको ऐसे नज़र आएंगे जो रिक्वायरमेंट जो है स्कूल के लिए, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो नहीं कर रहे। 5-5 मरले के घर जो हैं उनके अंदर डबल स्टोरी के अंदर स्कूल बनाए गए हैं, तो वहाँ पे वो किस तरह इन कोरोना SOPs को फॉलो करेंगे? यही वजूहात है। ये जो आपको मरीज बच्चे नज़र आ रहे हैं ये उन्हीं स्कूलों के होंगे डेफिनेटली जो वहाँ जहाँ पे कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। हमने पीक टाइम कोरोना का देखा है इस एज के बच्चों में, तो तब बहुत कम तादाद थी। अब बढ़ने की वजह ही ये है कि अब इसमें देखे करने वाले काम क्या है। अब अवेयरनेस के लिए आप कैंपेन कर रहे हैं, हम भी मीडिया पे रोज जो ये बातें करते हैं कि जो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन उस सब चीजें पता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो स्कूल आपके
अगर आप दीगर इदारों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप कम से कम इसके ऊपर भी, इस इकदाम के ऊपर भी कर लें कि जो कोरोना SOPs को फॉलो स्कूल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इरफान साहब, इसको मैं रिलेट करना चाहूंगी मार्केट और बाजारों से, जहां पर वहां बहुत मुश्किल है ना SOPs पर अमल दरामद कराना, यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है ना। लेकिन आप देखें कि हमने लाहौर के अंदर देखा कि अगर किसी मार्केट के पास आपको पता चला कि यहाँ पे कोरोना केसेस हैं तो वहाँ पे हफ्ता मार्केट्स आपने बंद भी रखी। आप शालम मार्केट जो लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, आपने उसको बंद रखा, आपने हाल रोड को बंद रखा, इस तरह बाकी जो दीगर मार्केट्स हैं, मून मार्केट, क्रीम ब्लॉक जो है, इसको बंद रखा। अगर जहां पे आपने सेफ्टी करनी है तो आपको ऐसे सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। इसी तरह से करेंगे कि जहां कहीं पे भी आपको सेफ्टी करनी है, जिन स्कूल्स की निशानदेही की जा रही है वहां पर आपको टाइमली इक़दाम करने चाहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट आप बचा सके। अगली खबर हमारे पास है और अगली खबर ये है जी, पार्क्स में एंट्री पार्किंग फीस की मंजूरी दे दी गई है। 2 दिन कबल ये तजवीज़ पेश की गई थी जिसकी अब मंजूरी दे दी गई है। यानी वो लोग जो कि सस्ती तफरी के लिए पार्क्स का रुख करते थे, जेलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, अब वो वहां जाएंगे तो उन्हें पार्किंग फीस अब देनी पड़ेगी। अना देखें, ये अभी जो PHA की अपनी कमेटी है उसकी तरफ से ये डिसाइड किया गया है, इसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन इसकी खत्मी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो देंगे, उनके पास समरी भिजवा दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर डेफिनेटली ये आपके पास एंट्री फीस जो लग जाएगी, क्योंकि हुकूमत हर जगह से जो टैक्स जो जनरेशन जो है उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। तो इसके अंदर कल जो इजलास हुआ था, इसके अंदर भी जो चेयरमैन थे यासिर गिलानी, उनकी तरफ से PHA के, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमने इक़दाम किए थे, हमने जो होर्डिंग लगवाए थे, उनको 1 माह की रिलैक्सेशन दी थी कोरोना के बायस, लेकिन अब वो भी ख़त्म की जा रही हैं। और उसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब जो पार्किंग स्टैंड्स हैं और उसके साथ साथ जो एंट्री फीस है, इसके ऊपर जो है वो मंजूरी दी गई है कि हम इसको जो है लागू करें और यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट इरफान साहब, एक तरफ हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि आवाम के लिए सस्ती तफरी के लिए हम मौके पैदा कर रहे हैं, सियाहत को फ़रोग देना इस हुकूमत का नारा था। अब वो चीज़ें जो कि आवाम की दस्तरस में हैं कि आप पार्क्स में जा रहे थे, ये सस्ती तफरी थी, लोग अपनी फैमिलीज के हमरा जेलानी पार्क में संडे को जितना रश होता है आप देखते हैं। सिर्फ जेलानी पार्क नहीं, आप लाहौर के दीगर जो पार्क हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क देख लें, गुलशन इकबाल पार्क है, आप वहाँ पे देख लें, बागे जनाह है आपके पास, यानी अब आप यहाँ पे भी लोगों की पैसों से जेबें निकलवा। हाँ, असल में इशू ये है कि कोई आवाम जो है, आवाम को किसी जगह से सुकून मिले ना। अब आप देखें कि सबसे सस्ती तफरी जो गर्मियां थी, हमने देखी कि नहर के ऊपर जो लोग नहाते थे तो वहाँ पे आपने 144 लगा दी कि जी यहाँ पे भी आप नहीं नहा सकते, वहां से लोगों को डंडे मार के उठाई जा रही थी पुलिस। अब पार्क से अंदर जाने के लिए जो लोग, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो सस्ती तफरी के लिए जा रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सस्ती तफरी के लिए आपने पहले पार्क की जो एंट्री फीस है आप इसको छोड़ दें। आप पार्क के अंदर जो है जो टक शॉप्स हैं वहां के अगर रेट आप देखें तो वो बाहर मार्केट से डबल आपसे वहां पे जो पैसे ले रहे होते हैं, उसके ऊपर किसने उनको फॉलो करना है, किसने उनको ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, कोई इदारा नहीं है। अब अगर वहां पे जो पार्किंग है, पार्किंग फीस के ऊपर लाहौर में ऐसी कई आपको पार्किंग जो स्टैंड नजर आएंगे जो एक जो एक सरकारी रेट तफरी का भी प्लान करेंगे तो उन्हें सोचना समझना पड़ेगा। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिएगा, हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियोज़ में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के उन तलबा के जिनके रिसेंटली नताइज आए हैं। नताइज से भी बहुत सारे तलबा जो हैं वो हमें आज भी एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर इससे कबल भी तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। अब जो तलबा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उनको लेकर क्या प्लान किया जा रहा है। इंटर के तलबा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे तलबा जिनका फर्स्ट ईयर में नंबर कम थे, वो किसी वजूहात की बिना पर उस तरह से तैयारी अपने पेपर्स के नहीं कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सेकेंड ईयर के नंबर दे दिए गए हैं तो उनकी पोजीशन डाउन हो गई है। दूसरी चीज, एक और अहम चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जिनके नुमाया नंबर हैं उनकी जानिब से पोजीशंस खुद ब खुद बताई जा रही हैं। अब ये मामलात क्या हैं, इन पर बोर्ड इंतजामिया का मौकिफ क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड हैं, प्रोफेसर रियाज हाशमी साहब। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने अपने नाजरीन तक ये खबर भी पहुंचाई है कि स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटर के सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबात हैं इनके?
पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं जिनको सरापा एहतजाज आप कह रहे हैं, और दूसरी बात क्लैरिफाई कर दूं कि इंटर के इम्तिहान में तो हमने 99.800% लोगों को कामयाब करार दिया, और उसमें तो फेल किया ही नहीं किसी को। तमाम फर्स्ट ईयर के बच्चों को हमने पास कर दिया है, तमाम सेकंड ईयर के बच्चों को पास कर दिया, और मैं आपको डाटा आपके साथ शेयर करता हूं कि रियाज हाशमी साहब, मतलब लेकिन 2 बच्चे एहतजाज सिर्फ जो थे। इंटर के बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह बताइएगा क्या है? इंटर के बच्चे एहतजाज, अब देखें ना, ये पहली बात तो ये है कि लोग तो अल्लाह मियाँ से भी खुश नहीं होते। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के हमें सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इतनी लीनियंट पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ 2 बच्चे इंटर के फेल हुए हैं और बाकी सारे के सारे बच्चे हमने पास कर दिए। अब उन 2 बच्चों के एहतजाज की वजह आप समझ सकते हैं कि वो फर्स्ट ईयर में भी फेल थे, तो लाजमी बात है वो सेकंड ईयर में भी फेल होंगे। ये तो इंटर की बात है। अब मैट्रिक के जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमारा पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने मैट्रिक का इम्तिहान लिया था, यानी 10th के पेपर हुए थे। अब 10th के पेपर होने की वजह से लाजमी बात है उनके हमने रिजल्ट्स, उनके आंसर शीट जो उन्होंने सॉल्व किए, जो पेपर उन्होंने सॉल्व किए, उसकी बुनियाद पे हमने उनसे उनका रिज़ल्ट दिया है। अब उनका ख्याल ये था, या जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई थी कि सारों को पास कर दिया जाएगा, तो मैट्रिक में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पंजाब के अलावा बाकी सूबों में ऐसा हुआ है, लेकिन पंजाब में चूँकि 10th का इम्तिहान हुआ था इसलिए हमने 10th के इम्तिहान की बुनियाद पे उनका रिज़ल्ट दिया। अब जो बच्चे 10th में फेल हैं तो हम उनको पास नहीं कर सकते एज सच, इसमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें इवन देन हमने उन बच्चों को जो 30-35 हैं टोटल, हमारा मतलब मीडिया बाजुकात छोटे से भी एहतजाज को इतना बड़ा करके दिखाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। सर माजरत के साथ मीडिया वहाँ स्टूडेंट्स खुद तो लाके खड़े नहीं कर देता ना, जितने स्टूडेंट्स होंगे वही तो दिखाए जाएंगे। अब वो एहतजाज में खुद तो मीडिया 40-45 से ज्यादा बच्चे नहीं है, 40-45 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। सर वो 40-45 अगर बच्चे हैं तो उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके लिए आसानी आपने बनानी है, उनकी मुश्किल आपने हल करनी है। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। तो फेल को अब पास कैसे करें? जो बच्चे फेल हो गए हैं, अब या तो ये है कि आम माफ़ी का ऐलान मैट्रिक में भी कर दिया जाए, और ये हमारे लेवल पे नहीं हो सकता। हमने वैसे उनकी दरखास्तें ले ली हैं। अब हम नेक्स्ट पीबीसीसी की एक हमारी मीटिंग होती है, पंजाब बोर्ड तो ये है ना कि अब जो कोई स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हल निकाला जाए कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। जी बिल्कुल, उसका निकाल रहे हैं। हमने डेलिब्रेट किया है, हमने इसके लिए एक इमीडिएट मीटिंग कन्वीन की है। फैसलाबाद में हमारे पीबीसीसी की एक मीटिंग होने जा रही है, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जिसमें पंजाब के तमाम बोर्ड के चेयरमैन बैठेंगे। वो अपने अपने बोर्ड के सारों के मसाइल लेके आएंगे, और जो जो मसला हल हो सकेगा वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनका मुस्तकबिल देखना है, और इंशाल्लाह जिसको जितनी भी फेवर अंडर द रूल दी जा सकेगी वो ज़रूर देंगे। सही। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ गालिबन 2 स्टूडेंट्स आपने कहा जिनको फेल किया गया है, ये एक बड़ा डिसीजन है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे पास हुए, आगे प्रमोट कर दिया गया। डू यू थिंक कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था? क्योंकि अगर नॉर्मल इम्तिहानात हो तो फिर हम देखते हैं कि जो बच्चे फेल हैं उनका तनासुब भी अच्छा खासा सामने आता है। हाँ नहीं, हमने ये जो पास किए हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट ईयर रिजल्ट पास किए हैं, ठीक है ना। फेल सारे फेल वालों को पास नहीं किया। इसमें जो एलिजिबल बन रहे थे वो सिर्फ 2 फेल हुए हैं। ये नहीं हुआ कि फर्स्ट ईयर में जो फेल था उसको पास किया, ये ऐसा नहीं हुआ। तो जो फर्स्ट ईयर में पास था उसी को ही पास किया है। रियाज हाशमी साहब, ये जो इस दफा क्योंकि कोविड की वजह से हालात मुख्तलिफ थे, जो रिजल्ट्स का ऐलान किया गया है, मुझे बताएगा किन बुनियादों पर किया गया? क्योंकि ग्रेड्स में कहा जा रहा था कि रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा, किस तरह से ऐलान किया गया है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ हमने स्विच ओवर किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक, जिसको
पंजाब कैबिनेट ने भी अप्रूव किया, हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। और डेफिनेटली जिस तरह वो कहते हैं आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटना है कौमों की ज़िंदगी में, तो हम बहुत सालों से ये पोजीशन वाले चक्कर में पड़े हुए थे। और इस पोजीशन वाले चक्कर में क्या होता था कि बच्चों को एक तो रट्टा लगाने का हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि रट्टा लगाओ, हिफज करो, हम हाफज बना रहे थे। हमें इस ट्रेंड को बदलना है, हमें अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन और एनालिटिक अप्रोच की तरफ लेके जाना है बच्चों को। और ये जो हम इसकी तरफ स्विच ओवर किया है, तो इसमें ग्रेड सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें एक और भी चंद बातें थी, कुछ बयान करूँगा, कुछ शायद ना बयान कर सकूँ। मसलन कुछ एकेडमीज़ वाले, कुछ ख़ास ग्रुप्स जो हैं वो इस चक्कर में थे, वो कैश कराते थे बच्चों को, और बाज़ वो बच्चे जो प्रॉमिसिंग थे, पोटेंशियल थे, उनको फेल भी कराते थे, और बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी फोकस नहीं थे। तो इन सारी बातों को मलूज़े खातर रखते हुए और ज़माने को देखते हुए, हमने ज़माने को देखना है, हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, हम बहुत पीछे रह गए, हमें आगे जाना है। इसको आगे लेके जाने के लिए हमें बच्चों को एनालिटिक अप्रोच देनी है, क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव लर्निंग की तरफ लेके जाना है। ये बात हम इसको डिस्करेज करना चाहते हैं। और ये देखें, ये बोर्ड इसमें अकेला रोल नहीं प्ले कर सकता, इसमें होलिस्टिक अप्रोच होगी। ये क्लासरूम लेवल से और टीचर्स लेवल पे और करिकुलम लेवल पे ये चेंजेस आएंगी, और इंशाअल्लाह हमारी पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा रियाज हाशमी साहब, स्टूडेंट्स को तो इस मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पोजीशंस का ऐलान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स तो मेहनत भी इसीलिए करते हैं कि वो नुमायां रहेंगे, उनके नाम की अनाउंसमेंट होगी, जिस तरह पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया जाता था, इनामात दिए जाते थे। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर था, हौसला अफजाई कम अज़ कम स्टूडेंट्स की हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। हर चीज़ के कुछ पॉज हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। ये रेपिटिशन हो जाएगी। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि हमने मॉडर्न दुनिया की तरफ जाना है, जो वहाँ पे आप देखें परसेंटाइल स्कोर की बात होती है, ग्रेडिंग सिस्टम की बात होती है, नंबर की बुनियाद नहीं होती। और ये रट्टाइज़म की तरफ से हमें निकलना होगा। और जो लोग कुछ लोगों को फेल करवा देते थे, जो बच्चे नाइंसाफ़ियाँ होती थी, ख़ास तौर पे हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में तो नहीं एंटर हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बाज़-औक़ात प्रैक्टिकल में नाइंसाफ़ियाँ लोग करवा देते थे। तो इसको मैनेज हमने इस तरह करना है कि अब बच्चों को हमने रिवार्ड दिया है। अब आप गौर करें कि ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब घरानों के हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के बोर्ड्स ये क्लेम कर सकते हैं कि इसमें बिल्कुल हम शफाफियत के साथ और मेरिट को मलूज़े खातर रखते हुए मार्किंग करवाते हैं। तो इसमें नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं हुई, किसी के साथ ना हो सकती है। लेकिन लाजमी बात है, जब आप स्विच ओवर करते हैं तो चीज़ें थोड़ी बहुत मसाइल का शिकार होती हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही है। रियाज हाशमी साहब, परसेंटाइल स्कोर की बुनियाद। जी 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 फरमाइएगा। जी 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 आप बात करें। ये बताइएगा कि मैट्रिक का ज़िमनी इम्तिहान 7 नवंबर को लिया जा रहा है और इंटर का 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अब इसका तरीक़ेकार बताइएगा क्या है, क्योंकि 4 स्पेशल कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसका मकसद क्या है? स्पेशल एग्ज़ाम एक्चुअली जो इंटर का हो रहा है वो तो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है, और इस स्पेशल एग्ज़ाम में क्योंकि कुछ लोग जो स्पेशल एग्जाम में क्या स्पेशल है ऐसा? मैं बताता हूँ। वो स्पेशल एग्जाम में वो बच्चे हैं जिन्होंने कंपोजिट इम्तिहान देना था, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का। नंबर 1 कैटेगरी वो थी। दूसरी कैटेगरी वो थी जो अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, यानी कि, और तीसरी कैटेगरी ये थी कि जो कि एडिशनल मार्क्स देना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में कोई अपीयर होना चाहता है। तो ये कैटेगरी जो है एंटरटेन नहीं हो सकी, इनके लिए हम स्पेशल एग्ज़ाम ले रहे हैं इन बच्चों के लिए। और इसमें सिर्फ पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा। और पार्ट 2 के एग्ज़ाम की बुनियाद पे, उनके रिज़ल्ट की बुनियाद पे फिर हम उनको पार्ट 1 में भी वही अवार्ड कर दें।
सही। रियाज हाशमी साहब ये भी बताइएगा, मैट्रिक के खराब नताइज पे असातिज़ा के खिलाफ प्लान ये किया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, किन बुनियादों पे ये कार्रवाई की जाएगी? असातिज़ा उस तरह से तो स्टूडेंट्स तालीम ही नहीं हासिल कर सके, कोविड की वजह से स्कूल्स बंद रहे, और ये सब चीज़ें भी तो मद्देनजर रखनी है। कार्रवाई क्या की जाएगी असातिज़ा के खिलाफ? नहीं, ये हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ये पीछे ही इसीलिए रह रहे हैं कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट का रवाज ही नहीं रहा। तो पहली बात तो ये है कि ज़रूर पनिश होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए, आंसरेबल होने चाहिए उस्ताद। दूसरी बात ये जो आपने कही कि जी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं और उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ये हमारे 10th के एग्ज़ाम हुए थे उस वक्त कोविड नहीं था, ना लॉकडाउन था। उस वक्त से पीछे आप चले जाएं, पूरा साल बच्चों ने पढ़ा भी, सही, उस्ताद ने पढ़ाया भी। तो जिन उस्ताद ने नहीं पढ़ाया उनसे पूछा जाना चाहिए कि रियाज साहब ये किस तरह से मामला देखा जाएगा कि कौन कौन से उस्ताद ऐसे हैं जिनकी तरफ से अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभाई गई? कोई आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि इस चीज को मॉनिटर किया जाए? इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हम तो जस्ट एग्जामिनिंग बॉडी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी अथॉरिटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। सही। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पूरा सिस्टम मौजूद है, वहाँ हेड टीचर होता है और वो कंटिन्यूसली उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहा होता है। हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद है, आंसरेबल लोगों को किया जा सकता है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क में कुछ सिफारिश कल्चर इतना ज़्यादा है और ख़ास तौर पे ये जो कामचोर लोग हैं इनकी सिफारिशें भी ज़्यादा होती हैं। रियाज साहब, ये सिफारिशी कल्चर का खात्मा किसने करना है और इसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? ये इंशाल्लाह शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और जो काली भेड़ें हैं उन्हें निकालना चाहिए। और इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि हमें अच्छे टीचर लाने हैं। और अच्छे टीचर कैसे लाएंगे? अच्छे टीचर इस तरह लाएंगे कि हमें एजुकेशन में एक अच्छा पैकेज देना है। हमें टीचर्स को पैकेज नहीं दिया जा रहा और मजबूर हैं लोग। आप गौर करें कि लेक्चरर 17 स्केल में लोग आते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन के चले जाते हैं, लेक्चरर आते हैं CSS करके चले जाते हैं, PCS में तहसीलदार भर्ती हो जाते हैं 16वें स्केल में। आखिर मुआशरे को ये सोचना है कि आखिर लोग अच्छे लोग यहाँ टिक क्यों नहीं रहे, और इनको यहाँ रखने के लिए आपको एजुकेशन को भी पैकेज देना चाहिए। जुडिशल वालों ने ले लिया, FBR वालों ने ले लिया, पुलिस वालों ने ले लिया, सेक्रेटेरिएट वालों ने ले लिया, उस उस्ताद को क्यों नहीं दे रहे? जिस कौम के उस्ताद नकम्मे नालायक होंगे वो पूरी कौम नालायक हो जाएगी। बिल्कुल मैं तो गुजारिश करूंगा। थैंक यू सो मच चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बिलाशुबा अगर आप अच्छा तालीमी निज़ाम चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि असातिज़ा को फैसिलिटेट किया जाए। वो लोग जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उनके लिए ना सिर्फ आप ये चीज़ रखें कि कार्रवाई होगी बल्कि उनको फैसिलिटेट भी किया जाए ताकि वो भी दिलजमी से अपने काम सर अंजाम दे सकें। जी तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मामले पर। आज़मीन हज जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई थी, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आया नई पॉलिसी के मुताबिक जो है अब उन्हें किस तरह से दोबारा दरख्वास्तें जमा करानी है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली एक और अहम चीज़ है कि हज हम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ये भी खबर है कि हज सस्ता कर दिया गया है। किस तरह से लोग जो है इस दफ़ा कोविड के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, हज दरख्वास्तें कब से जमा करवाई जाएंगी, और फिर जो SOPs हर जगह हम जिक्र कर रहे हैं, अब जब आप हज दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं तो साथ ही साथ किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हम इस टॉपिक पे अभी डिटेल में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। माहिर माशियात इमरान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब सबसे पहले आगाज कर लेते हैं अच्छी खबर से ही, क्योंकि हज सस्ता हुआ है। बार बार लोग इस चीज़ से जिक्र भी कर रहे थे, मुतालिबा भी ये कर रहे थे कि सस्ता किया जाए हज को। अब जब ये खबर है तो ज़रूर इसी से आगाज़ कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में चूँकि हज आम आदमी की कैपेसिटी से बाहर होता चला जा रहा है, तो लास्ट ईयर जब हज महंगा हुआ तो मैंने गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि हज को सस्ता कैसे किया जा सकता है। तो इस हवाले से मैंने मलेशिया का एक तबूंग हाजी प्रोग्राम है जिसके ज़रिए मलेशियन गवर्नमेंट अपने शहरियों को हज करवाती है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये तबूंग हाजी प्रोग्राम क्या है ताकि उनको ये समझने में आसानी रहे कि पाकिस्तान में हज सस्ता कैसे होने जा रहा है। मलेशियन गवर्नमेंट ये करती है कि जो शख्स हज करना चाहता है वो तबूंग हाजी की ब्रांच में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा देता है। अच्छा। उसमें जितने उसके पास पैसे हैं वो उस अकाउंट में जाके जमा करवा देता है। गवर्नमेंट ने एक इस्लामी शरई बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें मुफ्तियान हजरात हैं, टेक्नोक्रेट्स और फाइनेंस के लोग हैं। वो उन पैसों को हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया में और मलेशिया के अंदर। उनसे जो रिटर्न्स आते हैं उन रिटर्न्स को उन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और जैसे ही उनके अकाउंट में रकम हज के एक्सपेंसेस के बराबर हो जाती है उनको गवर्नमेंट हज के लिए भेज देती है और उनका अकाउंट क्लोज कर देती है। सही। यानी कि आप गैर महसूस तरीके से अपने जितने फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनके पास थोड़ा सा कम फंड अवेलेबल है उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो वालिदैन उनके नाम का TH में अकाउंट ओपन कर देते हैं। जैसे वो शादी के काबिल होते हैं, उनकी शादी होती है तो फ़ौरन उनको हज के लिए भेज देते हैं। उनको साहिब इस्तात होने का मसला ही पैदा नहीं होता। सही। तो मैंने जब ये प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तबूंग हाजी को इम्प्लीमेंट करने के तमाम लवाजमात मौजूद हैं, तमाम सेटअप मौजूद है, सिर्फ एक पॉलिसी बनाने के लिए थी। तो मैंने रिकमेंड किया, मैंने कहा हमें इस पर एक पॉलिसी बनाई जाए और इसको हज फंड का नाम दिया ताकि आम आदमी हज फंड में अपना अकाउंट ओपन करवाएगा और उसी तरह इन्वेस्ट करेगा और जैसे ही अकाउंट में पैसे बराबर हो जाएंगे तो हज कर सकेगा। अच्छा, इसकी जो अपडेट है वो ये है कि इससे जो दो तरह के फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो आम आदमी जो है उसको हज उसकी पहुंच में आने वाला है और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है क्योंकि आपको इमरान साहब ये बहुत अच्छी चीज़ है आम आदमी के, जहाँ पे आपने बात की सोचा। अब आम आदमी को इस ज़बरदस्त चीज़ के बारे में पता कैसे चलेगा? इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? बिल्कुल ऐसे ही इसमें ऐसा है कि जो पॉलिसी है वो ड्राफ्ट हो चुकी है पिछले 1.5 साल में और इंशाल्लाह आपको 2 से 3 माह में वो पॉलिसी ऑन स्क्रीन नज़र आएगी। गवर्नमेंट उसको अनाउंस करेगी। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में इसको डिस्कस किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने इस आइडिया की अप्रूवल दी और उन्होंने कहा कि इस पर तेज़ी से काम किया जाए। तो मुझे उम्मीद है 2 से 3 माह में अगली हज पॉलिसी आने से पहले इंशाल्लाह इसकी अनाउंसमेंट होगी और आम आदमी इससे फैसिलिटेट हो सकेगा। सही सही। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा कराई वो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए नहीं जा सके। अब जब दोबारा से हज दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू होगा तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है? बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी जो उन्होंने लास्ट ईयर भी इसको डिस्कस किया था, नूर काजी साहब ने भी ये बयान दिया था कि हम उन लोगों को पहले अकोमोडेट करेंगे जो इस साल रह गए हैं, प्रायोरिटी पे उनको रखेंगे और अगर वो उनमें से कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे तो उनकी जगह हम वो दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा हमारा इश्यू नहीं बनेगा और इंशाल्लाह जो लोग जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए इतनी देर वो पैसे बैंक्स में रहे, गवर्नमेंट के पास रहे और एट द एंड उनको बेनिफिट भी इसमें कोई नहीं हुआ, वो हज भी नहीं कर सके। तो उम्मीद बहुत है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह उनको अकोमोडेट किया जाएगा और दुआ करें कि कोविड जो है ये सऊदी अरब को वैसे हिट ना करे ताकि सऊदी अरब इसको खोल सके, इन फ्लाइट को आम आदमी के लिए ओपन कर सके और आम आदमी जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बताइएगा, अब क्योंकि हालात बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, अभी रिसेंटली उम्रा के लिए भी जो है वो परवाज़ों का आगाज़ किया गया, उम्रा की अदायगी के लिए भी जो है वो कहा गया जी आप अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते। सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो लोग जिन्होंने हज दरख्वास्तें जमा करानी हैं वो क्या क्या चीज़ें उनको प्लान करनी है, पहले से तैयारी किन किन चीज़ों की करनी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें हज करने से पहले साहिब इस्तात होना ज़रूरी है। जो लोग जिनके पास पैसे हैं सबसे पहले तो वो जनवरी फरवरी में जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक वो अपना एक तो फंड्स को मैनेज करेंगे और दूसरा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसके एक SOP गवर्नमेंट डिज़ाइन कर रही है कि जो लोग हज या उम्रा करने के लिए जाएंगे उनके SOPs क्या होंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि थोड़ी फ़्लाइट्स भी महंगी हो गई हैं क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की ये डिमांड है कि 1+1 हो, यानी कि एक सीट आप खाली करके जो है वो जहाज़ को ऑपरेट करें। तो 84,000 से तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो टिकट हो गया है
ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही हज थोड़ा सा करीब आएगा तो इंशाल्लाह ये कोविड काफ़ी कंट्रोल हो चुका होगा और ये वापस जो है वो प्राइसेस जो है वो 84,000 तक आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एक और बहुत बेहतरीन काम करने जा रही है कि हज के दिनों में आप देखते हैं अमूमी तौर पर जो फ्लाइट की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर एक डिमांड और सप्लाई की बेस पे जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसके हिसाब से वो प्राइस बढ़ा देती हैं। इस दफ़ा मैंने तजवीज़ किया है गवर्नमेंट को कि आप PIS को रिस्ट्रिक्ट करें कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जरूर रखे जो नॉर्मल डेज में होता है, और इसको फ्लैट रखे, इसको डिमांड और सप्लाई की बेस पे नहीं होना चाहिए, और इसको फ्लैट रखे और सबके लिए एक जैसा रखे। और इससे मैं समझता हूँ एटलीस्ट 10% ऑफ द कॉस्ट जो है वो हज फ्लाइट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम जो हज के दिनों में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं फ्लाइट की वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा जो हमारे डॉलर की डेप्रिसिएशन है, रुपीज़ की डेप्रिसिएशन है, और सऊदी गवर्नमेंट के जो अखराजात उन्होंने बढ़ा दिए हैं उसमें भी थोड़ा सा निगोशिएट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर हम वो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है कि हम अपनी पावर को गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करना चाहती ना करे, अपनी पॉकेट से पैसे नहीं लगाना चाहती ना करे, लेकिन गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो वो फ्लाइट के जो प्रॉफिट्स हैं, जो PI के प्रॉफिट्स हैं, उनको तो वो रूटीन पे रखे ना कि जी रूटीन के प्रॉफिट्स आप चार्ज करें, बिल्कुल उसको आप जो है वो ना बढ़ाएं। इमरान साहब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जो ज़्यादा एज के अफराद हैं कोविड की वजह से वो हमने हर मुल्क में देखा ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो कुछ अब जो हज दरख्वास्तें जमा करानी है इस पर जहाँ पर हम प्लान कह रहे हैं कि किया जा रहा है, SOPs बनाए जा रहे हैं, ये चीज़ है कि जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं उनको उस तरह से प्रेफर नहीं किया जाएगा? अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि हज करने वालों को भी थोड़ा सा इसमें सोचना होगा। इमरजेंसी की अगर पोजीशंस हैं तो मैं तो समझता हूँ कि जो बूढ़े अफराद हैं उनको हज पे नहीं जाना चाहिए, बाई इट्सेल्फ उनको ये फैसला करना चाहिए, ये बजाय इसके गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, ताकि देखिए सबसे पहले सेहत है, अगर वहाँ जाकर ऐसी कुछ मसला हो जाता है तो आपको पता है उस हज का क्या मकसद रह जाएगा। ये तो एक तरह से खुद आप समझ सकती हैं कि खुद आप एक कूद रहे हैं एक जगह पर जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों को खुद ब खुद इस पर अमल करना चाहिए कि हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और जहाँ तक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो बेसिकली वो तो 60 ईयर्स से कम जो लोग हैं मेरे ख्याल से उनको प्रेफर करेगी कि आप इसको वो लोग हज करने के लिए जाएं जो इससे ऊपर की एज के लोग हैं, 50 या 60 की रेंज वो रखेंगे। अगर कोविड कंट्रोल ना हुआ, अगर हो गया फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब लोग उसमें जा सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात ऐसे रहें। हज फंड प्रोग्राम क्या है ये बताइएगा? हज फंड प्रोग्राम बेसिकली मलेशिया के तबूंग हाजी प्रोग्राम जैसा एक फंड है पाकिस्तान में। ठीक है। इसके अंदर ये है कि यहाँ पर एक इस्लामी शरीफ बोर्ड बनेगा जो वजारत हज के अंडर काम करेगा। उसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उसमें उलमाए दीन होंगे, मुफ्तियान हजरात होंगे, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के लोग होंगे। वो जो हज फंड में लोग पैसे जमा करवाएंगे, ये जो इस्लामी शरीफ बोर्ड है वो इन पैसों को हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। सही। उनसे जो रिटर्न्स आएंगे वो लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे और जैसे ही हज के बराबर एक्सपेंसेस के बराबर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको हज पर भेज दिया जाएगा। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है हज फंड की। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर एक आप समझे कि रेवोल्यूशन आने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग 15 साल 20 साल 25 साल जवानी में पैसे जोड़ना शुरू करते हैं हज के लिए और बुढ़ापे में जाके हज कर पाते हैं। इस प्रोसीजर के तहत वो जो 25 साल का या 20 साल का प्रोसीजर है वो 5 से 6 साल में ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि प्लान कर रहे हैं इस साल हज के लिए? हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और फिर हम देख रहे हैं कि बार बार लोगों को हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग जो कि 60+ हैं वो अगर जाना भी चाह रहे हैं तो अपने साथ किसी को ले जाएं। हालात नॉर्मल रहते हैं या नहीं रहते, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? बेसिकली मैसेज तो यही है कि पहले तो हालात को देख लें। अगर तो कोविड कंट्रोल होता है फिर तो आप बिल्कुल अपने फुल प्रिपरेशन करें, जो लोग भी जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन अगर हालात कंट्रोल में नहीं होते तो खुद आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, आप खुद रिस्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका मतलब यह है कि आपकी फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे। तो मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप हज करना बेसिकली फ़र्ज़ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप साहिब इस्तात हो, आपकी सेहत इजाज़त देती हो, इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखना। आप सेहतमंद होंगे तो हज के तमाम मनासिब, बीमार हो तो आप हज पे ना जाएं। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं।
मार्केट में हसन अली मौजूद हैं। हसन, बताइए सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं आज? जी बिल्कुल, शहर में महंगाई की अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई है तो दूसरी तरफ शहर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है और शहर की मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। जबकि सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 80 रुपये से लेकर और 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 60 से 70 रुपये, जबकि आलू जो है वो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से लहसुन जो है वो 300 से 350, जबकि अदरक जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लीमू जो है 180 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है और कीमतों में कमी के कोई इक़दाम हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आते। ख़ासतौर पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक करे ताकि जो मुनाफाखोर माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जबकि अगर आज ब्रायलर की कीमत बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 196 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मौजूद थे और आपने हमें कीमतों के हवाले से अपडेट किया। जी तो नाज़रीन, आपने अहम खबर जान ली। हसन हमारे साथ इससे कबल मौजूद थे और अभी चलते हैं मीट रेट्स आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपीज़ में और बीफ मिंस आपको मिलेगा 850 रुपीज़ में। और इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ पे अवेलेबल है 1350 रुपए में और मटन मिंस आपको मिलेगा 1650 रुपए में। नेक्स्ट जी चिकन रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 135 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त 196 रुपए में आपको मिलेगा। और इसके बाद आजिन जी एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी रिटेल प्राइस 138 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से खरीदारी करने जाएंगे तो 2 रुपए की बचत के साथ 136 रुपए दर्जन में अंडे अवेलेबल होंगे। और इसके बाद अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो यहाँ से 137 यानी 137 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सब्जियों, फलों, गोश्त और अंडों के रेट क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, बचत बाजार। जी तो बचत में सबसे पहले सेल्स का जिक्र कर लेते हैं। सेल्स किन किन ब्रांड पर लगी है? चारकोल पे अगर आप जाएंगे फ्लैट 25% ऑफ से फायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद जनरेशन पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ है। और इसके बाद प्रमोशन का जिक्र कर लेते हैं। कारफोर पे अगर आप जा रहे हैं प्रमोशन पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। शैंगहोंग रुबा और इसकी रिटेल प्राइस 71,499 रुपए है, प्रमोशन पर 64,999 रुपए में आपको मिलेगी और 6,500 रुपए इस पे आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी सोनी 40 इंच LED 69,999 रुपीज इसकी रिटेल प्राइस है, प्रमोशन पर आपको मिलेगी 64,999 रुपीज में 5,000 रुपए इस पे आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जान है कि तो जहान है, तो ये सब चीज़ें जो है हम अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमने मज़े मज़े के खाने खाने हैं। ये हम चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से अपनी एज को नहीं हम देखते हैं। बच्चे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं है, तो ये खाना पीना हमने समझ लिया है कि ज़िंदगी है। छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है यूरिक एसिड। बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान नज़र आ रहे हैं। असल में ये है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, वो कौन कौन सी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है, वो कौन कौन सी अलामात हैं जिस पर आपने अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप यूरिक एसिड का शिकार हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम अना। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? यूरिक एसिड बहुत सारे लोगों को होता है और लोगों को पता भी नहीं एक्चुअली ये है क्या, वो इसका शिकार हैं। सबसे पहले बताइएगा, है क्या ये यूरिक एसिड? बेसिकली हमारी डाइट के अंदर अगर प्यूरिन ज़्यादा हो जाएं तो वो फ्लश आउट नहीं होते, यूरिक एसिड की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक वजह ये आती है कि किडनी इतना ज़्यादा यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं कर पाती। हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का होता है। देखिए, यूरिक एसिड को फ्लश आउट होने के लिए, या प्यूरिन्स, जो कि मैंने बताया कि प्यूरिन्स का वेस्ट है यूरिक एसिड, इसको फ्लश आउट होने के लिए पानी चाहिए। हम पानी नहीं पीते। बड़े फख्र से कहेंगे पूरे दिन में 1 गिलास पिया है, पूरे दिन में सिर्फ 2 गिलास पिया है, पानी पीना तो याद ही नहीं रहता, सादा पानी पिया नहीं जाता, तो वो फिर यूरिक एसिड सारा का सारा बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। जो प्यूरिन्स का वेस्ट है वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दर्दें होती हैं। सही। अब आयशा, मुझे ये बताइएगा, इससे बचा कैसे जा सकता है? कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं? इसकी अलामात भी मैंने आपसे पूछनी है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइएगा हमने इससे बचना कैसे है? बचने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही आती है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने से मुराद ये है कि हो सकता है हमारी डाइट में हाई प्यूरिन फूड, जैसा कि जो रेड मीट है वो बहुत ज़्यादा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो चिकन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, हफ्ते में 4-5 दफ़ा बीफ या मटन पका के खा रहे होते हैं। ये बड़ी वजह है इसकी। इससे बचने के लिए कोशिश ये करें, सबसे पहले तो अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, अपना लाइफस्टाइल बदलें। डाइट मॉडिफिकेशंस की जहाँ हम मजीद बात करें तो सी फूड बहुत बड़ा कॉज बन सकती है, बहुत बड़ी वजह बन सकती है यूरिक एसिड को बढ़ाने की। 3 ये वजूहत हो गई। फिर दूसरी तरफ आता है कि विटामिन सी अगर आप कम खा रहे हैं, विटामिन सी का हम क़ुव्वत मुदाफ़त से रिलेटेड तो अक्सर रोल देखते रहते हैं, लेकिन विटामिन सी यूरिक एसिड को भी फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। आप चाहे बहुत कम ही प्यूरिन्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप यूरिक एसिड को फ्लश आउट सही से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी रिच डाइट के अंदर हमारे पास अमरूद आजकल अवेलेबल है, हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है। अमरूद के अलावा नींबू पूरा साल अवेलेबल रहता है, नींबू पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। दूसरे नंबर पर आता है थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी रखें। ओबेसिटी या ओवरवेट होना यूरिक एसिड को बढ़ाने की वजह बन सकता है। दूसरी उस पर आता है कि अपने वेट को थोड़ा सा बैलेंस रखें, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी रखें। अपनी बहुत सारी बीमारियां जो हैं अगर उनको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, जैसे डायबिटीज़, शुगर को अगर मैनेज ना किया जाए तो यूरिक एसिड का मसला बन जाता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम मिठाई का डब्बा पूरा चुपके खा लेते हैं और ये सोचते हैं कि इंसुलिन ज्यादा लगा लेंगे। इंसुलिन ज्यादा लगाने से शुगर तो मैनेज हो जाएगी, लेकिन यूरिक एसिड का मसला वहीं का वहीं रहेगा। तीसरी हमने ये चीज देखनी है कि जो हमारी पैरेलल बीमारियां चल रही हैं हम उनको सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। अच्छा आयशा, ये बताइएगा अब इसके अलामात क्या हैं? बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड है, उनको पता नहीं है। कौन कौन सी अलामात ऐसी हैं जिस पर आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप कराना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आती है नकल्स। हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें हमारे जो नकल्स हैं उसके अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं। हमें एहसास नहीं हो रहा होता, दरवाज़ा खोलते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, एकदम हल्की सी पेन शुरू होती है। पाँव में जिसे हम एड़ी कहते हैं, वहाँ पे हल्की सी पेन जो है वो होना शुरू हो जाती है। अगर आपको कहीं पे दर्द उठ रही है और आपको वो मुसलसल है, जैसे 1 या 2 दिन अगर दर्द है तो हम कह सकते हैं कि आप थकावट हो गई होगी, जूता कोई ऐसा पाँव में पहन लिया जिसकी वजह से एड़ी दुख रही है। लेकिन अगर ये मुसलसल रह रहा है
1 महीना पूरा का पूरा आपको दर्द रही है हाथ में या पाँव में, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई अंडरलाइंग इशू है। अब अंडरलाइंग इशू में सबसे पहले आ जाता है यूरिक एसिड। सबसे पहले अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं और जाके रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को दिखाएं। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि अगर हम इसका टाइमली इलाज नहीं कराते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि आपने बताया कि पाँव की एड़ी में दर्द है, हम कहते हैं कि जी आज हमने ज़्यादा काम कर लिया है, शायद इसकी वजह ये हो सकती है। टाइमली इलाज ना कराना कितना नुकसानदेह है? देखिए मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं ना, यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6 होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे 10 पे यूरिक एसिड पहुंच जाता है, फिर हिला भी नहीं जा रहा होता। मतलब इतनी पेन हो रही होती है कि वो उठ के चल के वॉशरूम तक नहीं जा रहे होते, वो फिर आते हैं डाइटिशियन के पास या डॉक्टर के पास। तो अगर आप इसको टाइम पे मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप इसको टाइम पे ठीक नहीं कराएंगे तो ये इंतहाई पेनफुल है। वैसे बिल्कुल, बिल्कुल। आयशा मुझे ये सिर्फ बता दें, वो लोग जो कि देख रहे हैं और यूरिक एसिड का शिकार हैं, उन्हें अपनी डाइट क्या रखनी है, कौन सी ऐसी चीजें खानी है जो उनकी सेहत को भी अच्छा रखेगी और यूरिक एसिड भी उनका मैनेज रहेगा? सबसे पहले तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना करें, लेकिन हरे पत्ते वाली सब्जी को आपने अवॉइड करना है। जैसे पालक हो गई या बंद गोभी हो गई, हरे पत्ते वाली सब्जियां आपने अवॉइड करनी है। बादी चीजें, हर वो चीज जो गैस की वजह बनती है, जैसे चावल हो गए या हरे पत्ते वाली सब्जियां, दोबारा से हर वो चीज जो गैस की वजह बनती है उसको अवॉइड करना है। दालों को अवॉइड करना है जितना हो सके। दूध का इस्तेमाल 2 ग्लास से ज्यादा नहीं करना, लिमिटेड हो जाता है दूध का इंटेक भी। अगर आपने गोश्त इस्तेमाल करना है तो उसमें चिकन सबसे सही। थैंक यू सो मच। आयशा नासर हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात मौजूद थी। यूरिक एसिड के मरीजों को कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, जैसा कि आयशा ने कहा है कि दालों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, मीट में प्रेफर ये करें कि आप चिकन का इस्तेमाल कर लें। ये वो सब एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने के लिए अपनाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और जैसा कि मैंने आगाज़ में ही कहा था, जान है तो जहान है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल जिंदगी रही तो सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।